नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। आज 26 फरवरी है और आज भी हम रोज़ की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध डेली के करंट अफेयर्स से होता है। और ये 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटेड जो भी जीके स्टैटिक्स होगा उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो से रिलेटेड PDF फाइल मिल जाएगी। इसके साथ ही वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि आप नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। इसके साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सकें लक्ष्य की ओर। तो इसी के साथ चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न के उत्तर पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न था कि कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए भारत की पहली कार्बन वॉच कहाँ लॉन्च की गई। तो ऑप्शन थे पुदुचेरी, नई दिल्ली, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली। तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में भारत की पहली कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए कार्बन वॉच को लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड की प्रति व्यक्ति जो उत्सर्जन मात्रा है उसका आकलन करना है। इसके साथ ही चलते हैं आज की वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है विजय संपाला, नारायण मूर्ति, अजय बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विजय संपाला। विजय संपाला को अभी राष्ट्रपति ने अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनसे पहले रामशंकर कठेरिया जो यहाँ इसके अध्यक्ष थे, किसके, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष थे और इनका कार्यकाल 9 मई को 2000 में खत्म हो गया था। राम शंकर कठेरिया का कार्यकाल कब खत्म हो गया था? मई 2020 में खत्म हो गया था। तो विजय संपाला इससे पहले 2014 से 19 तक केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के पद पर रह चुके हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति से संबंधित क्या प्रावधान संविधान में है। तो यह जो आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसका गठन अनुच्छेद 338 के अधीन किया गया है। इसी प्रकार से कल के वीडियो में हमने एक आयोग देखा था जो कि पिछड़ा वर्ग से संबंधित आयोग था जिसका संबंध 338B से है और संशोधन करके 102 संशोधन करके उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसी प्रकार से ये 338 जो कि संविधान के भाग 16 में वर्णित है उसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के तहत इसको शामिल किया गया। तो इसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पहला जो आयोग बना वो 1978 में बनाया गया था। फिर इसके बाद 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 को 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग को अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की जगह ले ली गई। यानी इसकी जगह पर इन दोनों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। कब? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2003 में। इसी के साथ ही इसका जो गठन हुआ वो 19 फरवरी 2004 में हुआ। किस अमेंडमेंट के थ्रू? 2003 में हुए 89th अमेंडमेंट के थ्रू। तो इसी के साथ सूरजभान 2004 में स्थापित पहले अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष थे। इसी प्रकार भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं और इस आयोग से संबंधित जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को ही सौंपी जाती है। राष्ट्रपति उससे संबंधित रिपोर्टों का अन्वेषण करते हैं। इसी के साथ चलते वीडियो के दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता पुरस्कार की विजेता कौन बनी। तो ऑप्शन है कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या करीना कपूर। तो इसका आंसर होगा दीपिका पादुकोण। अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया जिसमें दीपिका पादुकोण को उनकी फिल्म छपाक में उनके प्रदर्शन के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत 1969 में 1969 में सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा में फिल्म हस्तियों के योगदान को सम्मानित करने के लिए की गई थी। देविका रानी इस पुरस्कार को पहली प्राप्तकर्ता थी। देविका रानी जो ने इस पुरस्कार को सबसे पहले प्राप्त किया था कभी, जब इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। तो ये इसी तरीके से ये भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार और ये घुंडीराज गोविंद फाल्के के सम्मान में दिया जाता है। घुंडीराज गोविंद फाल्के के सम्मान में दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो सूची देखें किन किन को
ये पुरस्कार मिला है। तो जैसे कि पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला दीपिका पादुकोण को छपाक में उनके प्रदर्शन के लिए। इसी तरीके से सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जो पुरस्कार दिया गया है वो विक्रांत मैसी को दिया गया है, वो भी छपाक में ही दिया गया है। के लिए ही विक्रांत मैसी को सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। इसी तरीके से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार जो हैं सिंगल में वो अक्षय कुमार को उनकी फिल्म लक्ष्मी के लिए दिया गया है। लक्ष्मी में उनकी एक फिल्म आई थी, उसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार दिया गया। उसी तरीके से वेब सीरीज पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में बॉबी देओल को चुना गया है, जो कि उनकी वेब सीरीज़ आई थी अभी एक आश्रम, उसमें उनके अभिनय के लिए बॉबी देओल को वेब सीरीज़ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है। उसी प्रकार से वेब सीरीज़ में महिला सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के रूप में है सुष्मिता सेन, जो कि उनकी वेब सीरीज़ थी अभी आर्या, उसके लिए दिया गया है। और बेस्ट वेब सीरीज़ के में जो है स्कैम 1992 के लिए उन्हें दिया गया है, जो कि 1992 में हुए शेयर बाजार के घोटाले पर आधारित है, जिसमें हर्षित मेहता केस प्रमुख है। इसी के साथ ही आलोचकों की पसंद में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कियारा आडवाणी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचकों की पसंद में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मरणोपरांत दिया गया, किनको सुशांत सिंह राजपूत को। इसी तरीके से सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो दिया गया तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अनुराग वासु को उनकी फिल्म लूडो के लिए दिया गया। कौन सी फिल्म के लिए? लूडो के लिए दिया गया अनुराग वासु को। तो इसी तरीके से अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री किसान योजना की दूसरी बैठक कब मनाई गई? तो इसका आंसर ऑप्शन हैं 23 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी। तो इसका आंसर होगा 24 फरवरी को। 24 फरवरी को पीएम किसान योजना की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई। पीएम किसान योजना को 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था, और ये पूरी तरीके से केंद्र प्रायोजित योजना है, और इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम से भी जाना जाता है। और इसे केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके अंतर्गत 6,000 रुपये प्रति वर्ष किसानों को प्रदान किए जाएंगे, जो कि 2,000 रुपये की 3 समान किस्त से दी जाएगी। इसके साथ ही इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, और इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करना है। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिक्स के बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? ब्रिक्स यानी कि BRICS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसकी अभी जो बैठक हुई है अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका आंसर होगा भारत, इंडिया ने की है। भारत ने 25 फरवरी 2021 को 3 दिवसीय बैठक के उद्घाटन के साथ ही अपनी ब्रिक्स की अध्यक्षता भी शुरू की है। और ब्रिक्स पर एक दृष्टि डालें तो इस समूह को ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इस समूह में शामिल हैं, और ये सदस्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण प्रभाव रखने के लिए जाने जाते हैं। ये सभी जो देश हैं ये अपने अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए जाने जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। इसके अलावा 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? रूस में किया गया था। कोविड-19 महामारी के बीच इसका आयोजन किया गया था। इस ब्रिक्स पर चर्चा का विषय 2001 में शुरू हुआ, यानी कि ब्रिक्स की जो एक उत्पत्ति का स्रोत है, या कहा जाए कि ब्रिक्स शब्द की जो एक उत्पत्ति हुई या उसके विचार जो आया वो 2001 में गोल्डमैन सैच्स नामक एक संस्था के अर्थशास्त्री हुए जिम ओ'नील, उनके द्वारा ये विचार आया, और उनमें उन्होंने 4 अर्थव्यवस्थाओं का जिक्र किया, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन था। इन 4 अर्थव्यवस्थाओं के विकास की संभावनाओं के लिए एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें इन चारों को एक संगठन के रूप में देखा। इसके साथ ही ब्रिक का पहला, शुरुआत में इसका नाम क्या था? ब्रिक था, यानी कि इसमें केवल ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना शामिल थे। और इसका पहला जो शिखर सम्मेलन है वो 2009 में रूस में आयोजित किया गया। रूस में येकतेरिनबर्ग में आयोजित किया गया, और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। फिर इसके बाद दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके बाद इसका नाम बदल के BRICS और इसमें जुड़ गया, यानी कि साउथ अफ्रीका ब्रिक में जुड़ गया और इसे ब्रिक्स कहा गया। फिर मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सान्याम में तीसरे ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर का हाल ही में निधन हो गया। वह पूर्व अध्यक्ष थे IRDAI के, RBI के, ट्राई के या सेबी के। तो इसका आंसर होगा ट्राई।
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष थे राहुल खुल्लर, और ये ट्राई के अध्यक्ष के रूप में 2012 में नियुक्त किए गए थे। ट्राई या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण टेलीकॉम सेक्टर को नियंत्रित करता है, टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करता है, और इसके लिए इसकी स्थापना 1997 में स्थापित की गई थी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत 1997 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में है, और अध्यक्ष इसके जो हैं अभी कौन है, पीडी बघेला ट्राई के अध्यक्ष, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के अध्यक्ष है। इसी प्रकार जो IRDAI है, ये बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करती है, ये उसका नियामक संगठन है, यानी कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको रेगुलेट करती है। RBI हम सभी जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है, तो इस प्रकार ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करती है, उसके टैरिफ इत्यादि या स्पेक्ट्रम से रिलेटेड मुद्दों पर नियंत्रण रखती है। इसके साथ ही सेबी जो कि शेयर मार्केट है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जानी जाती है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि स्फूर्ति योजना में टी का क्या मतलब है। स्फूर्ति योजना में टी का क्या मतलब है, जो हाल ही में खबरों में थी। ट्रेडिशनल, ट्रांसमिशन, ट्रस्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ट्रेडिशनल, यानी कि पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों के समूह में व्यवस्थित करने के लिए, कारीगरों को एक समूह में व्यवस्थित करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई, जिसका नाम है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़, यानी कि स्फूर्ति योजना शुरू की गई, जो उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाएगा, जो भी पारंपरिक उद्योग हैं या जो कामगार हैं उनको प्रतिस्पर्धी बनाएगा और उनकी आय में भी वृद्धि करेगा। इसका जो उपयोग है वो मुख्य रूप से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को इसका लाभ प्राप्त होगा, और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने इसे अभी हाल ही में 18 राज्यों में 50 कारीगर आधारित स्फूर्ति समूहों का उद्घाटन किया है, और केंद्रीय MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय ने इन स्फूर्ति समूहों के विकास के लिए अभी 85 करोड़ रुपए का वित्त पोषण जारी किया है। तो इसी के साथ चलते वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस शहर में बनाई गई है। पहली अंडर सी सुरंग किस शहर में बनाई गई है। तो ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, कोच्चि। तो इसका आंसर होगा मुंबई। तो भारत की पहली समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण मुंबई के तटीय सड़क परियोजना के एक भाग के रूप में किया जा रहा है, और इसे के वर्ष 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। और ये जुड़वा सुरंग, 2 सुरंगें हैं इसमें, जो उनकी लंबाई 2.07 किलोमीटर है, जो लगभग 1 किलोमीटर अरब सागर के नीचे है। तो अरब सागर के तट पर स्थित है मुंबई शहर। यहाँ इधर अरब सागर है भारत के पश्चिमी कोस्ट की ओर, पश्चिमी तट की ओर, और पूर्वी तट की ओर हम जानते हैं बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर में ये सुरंग है, और जो कि भारत की पहली समुद्र के नीचे कोई सुरंग होगी, जो कि एक सड़क के रूप में उपयोग की जाएगी। और किस शहर में इसका निर्माण किया जा रहा है, मुंबई में इसका निर्माण किया जा रहा है। इसी तरीके से देखें तो भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार देश कौन बना। भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार देश कौन बना, यानी कि किस देश के साथ हमने इस पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक व्यापारिक संबंध बनाए हैं या सबसे अधिक व्यापार किया है। तो ऑप्शन है बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान। तो इसका आंसर होगा चीन। चीन जो है भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार देश बना है, और वर्ष 2020 में चीन एक बार फिर से भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार देश बन गया है। इसका कारण यह रहा था कि भारत अभी भी चीन से भारी मशीनों, दूरसंचार के उपकरणों और उसके साथ साथ घरेलू उपकरणों का आयात पर निर्भर है। जो भारी मशीनें हैं, दूरसंचार उपकरणों जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, मुख्य रूप से जो आयात किया जाता है वो चीन से किया जाता है। ऐसी जो घरेलू उपकरण है, छोटे छोटे जो उपकरणों का उपयोग जो हम घरों में करते हैं, वो मुख्य रूप से चीन से ही आयात किए जाते हैं। तो इस आयात पर निर्भरता के कारण वर्ष 2020 में पूरे वर्ष भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार जो रहा है, साझेदार रहा है, वो चीन रहा है। तो भारी मशीनों आदि के आयात ने चीन पर निर्भरता को कम करने के बजाय भारत के प्रयासों को कमज़ोर कर दिया है, कम करने के बजाय और ज़्यादा बढ़ा दिया है।
यानी कि भारत के जो प्रयास रहे हैं कि हम चीन पर अपनी निर्भरता को लगातार कम करेंगे, वो कमज़ोर हुई है, क्योंकि भारी मशीनों और दूरसंचार उपकरणों का लगातार आयात जो है वो चीन से होता रहा है। तो भारत ने जो आत्मनिर्भर भारत का एक संकल्प है, उसमें कहीं ना कहीं एक कमज़ोरी देखने को मिलेगी इस आयात के बढ़ने के कारण। तो इसी के साथ देखा जाए तो चीन से जो कुल आयात रहा है हमारा, वो 58.7 मिलियन डॉलर का रहा है, जो कि अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात दोनों से जितना हमारा व्यापार होता है, तो आयात होता है, उतना अकेला इन अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात दोनों को मिलाकर जितना व्यापार होता है, उतना अकेला चीन के साथ 58.7 बिलियन डॉलर का हमारा व्यापार होता है। तो सीधी सी बात है कि शीर्ष साझेदार या शीर्ष भागीदार जो देश होगा वो चीन ही होगा। और इस आंकड़ों में यही बताया गया है कि भारत अपने एशियाई पड़ोसियों से आयात करने में सक्षम है, परंतु किन्हीं कारणों के कारण वो इस से मुक्ति नहीं पा रहा है। इसी के साथ देखते हैं कि भारत और चीन के जो संबंध रहे हैं वो लगातार अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से रहे हैं, अलग अलग रूपों में रहे हैं। जैसे कि भारत और चीन के बीच आधुनिक संबंधों की स्थापना जो हुई वो 1950 में शुरू हुई, जब भारत ने चीन गणराज्य यानी कि ताइवान के साथ औपचारिक रूप से संबंधों को स्थापित कर दिया। चीन मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ है, एक चीन गणराज्य है, रिपब्लिक ऑफ चीन है, और एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो मेनलैंड ऑफ चाइना है, जिसको हम मानचित्र पर यदि हम देखें तो ये कुछ इस प्रकार से हम इसको मानचित्र के द्वारा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि इस मानचित्र पर यदि हम देखें तो ये हमारा प्यारा देश भारत और इसके उत्तर पूर्व में स्थित है चीन। तो चीन ये मेनलैंड ऑफ चीन है, जिसे पीपल रिपब्लिक ऑफ चीन कहा जाता है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इसके पीपल रिपब्लिक ऑफ चीन के पूर्व में स्थित है ताइवान। ताइवान को चीन गणराज्य के रूप में देखा जाता है। ये दो देश दो अलग अलग विचारधाराओं के ऊपर आधारित हैं। जो मेनलैंड ऑफ चाइना है, जिसे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, ये ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। यानी कि जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये इस पॉलिसी पर चलता है कि इसके साथ यानी कि ताइवान के साथ कोई देश अलग से रिश्ता नहीं बनाएगा। यानी कि उसका कहना है कि जो संबंध व्यापारिक संबंध है वो अगर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ है, यानी कि जो मेनलैंड ऑफ चाइना के साथ हैं, तो फिर ताइवान के साथ भी सेम वही रहेंगे, उसके साथ अलग से किसी तरीके के कोई संबंध नहीं बनाने हैं। तो जबकि ताइवान अपने आप को एक अलग देश मानता है, क्योंकि ये एक अलग विचारधारा पर आधारित है। इनका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, विरोध का बैकग्राउंड रहा है, इन दोनों विचारधाराओं को लेकर राजनीतिक विरोध रहा है। तो इस कारणवश ये दोनों अलग अलग देश एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये मानते नहीं हैं। ताइवान कहता है कि जो मेनलैंड ऑफ चाइना है यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो भी हमारा है, और ये चाइना जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि जो ताइवान है उसको अपना मानता है। तो इसी के साथ देखते हैं जो आगे के संबंध है वो किस प्रकार से हमारे भारत और चीन के बने हुए हैं। तो जो संबंध भारत और चीन के बीच शुरू हुए थे वो 1950 में हुए थे, क्योंकि भारत ने चीन गणराज्य यानी कि ताइवान, जो कि अभी हमने दिखाया एक छोटा सा आइलैंड है, उससे हमने अपने औपचारिक संबंधों को समाप्त किया। उसके बाद हमारे जो आधुनिक संबंध चीन के साथ मेनलैंड ऑफ चीन यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ बने। और यह मुख्य भूमि चीन में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को वैध सरकार के रूप में मान्यता दी, और इसके हमने जो मान्यता दी वो एक वैध सरकार के रूप में किसे दी, लीगल गवर्नमेंट के रूप में। जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो मेनलैंड है, बड़ा वाला जो हिस्सा है, उसको हमने मान्यता दी। और दोनों ही देश हम देखते हैं कि भारत और चीन दोनों ही देश एशिया के क्षेत्र में दो प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियां भी हैं, और दोनों ही बहुत तेज़ी से एशिया में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। और राजनयिक और आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि के साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और महत्व के साथ देखा जा रहा है। और अभी हाल ही में चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर रिश्ते खराब भी हुए हैं, जो रिलेशंस हैं इंडिया और चीन के वो खराब भी हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हम व्यापारिक रिश्तों को देखें तो यहाँ पर हम पाते हैं कि पूरा 2020 में जो भी हमने आयात किया है उसमें सबसे ज़्यादा जो आयात किया है वो चीन से ही किया है। जबकि भारत का जो संकल्प रहा है आत्मनिर्भर भारत, उसके बाद भी हम देखते हैं कि 58.7 मिलियन डॉलर का आयात हम चीन से करते हैं, जो कि अमेरिका और UAE के संयुक्त रूप से जितना हम आयात करते हैं उतने के बराबर है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की दूसरी वर्षगांठ कब मनाई गई? 23 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी या 26 फरवरी? तो इसका आंसर होगा 25 फरवरी। 25 फरवरी को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का
दूसरा वर्षगांठ मनाया गया। पहला वर्षगांठ 2020 में मनाया गया था 25 फरवरी को। 2021 में इसका दूसरे वर्षगांठ है, यानी इसको स्थापित हुए 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और इस अवसर पर CDS बिपिन रावत ने युद्ध स्मारक में श्रद्धांजलि भी दी। और पहली बार इसको जो उद्घाटन किया गया था वो PM मोदी द्वारा किया गया था। कब? 25 फरवरी 2019 में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया था, जो कि इंडिया गेट के बिल्कुल पास है, बिल्कुल समीप है। और ये स्मारक 40 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में 4 वृत्त हैं, 4 क्षेत्र हैं, जिसमें देखा जाए तो अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र तथा रक्षक चक्र शामिल हैं। अगर इस चित्र में इस चीज़ को समझें तो हम पाते हैं कि जो अमर चक्र है बिल्कुल सेंटर वाला एरिया है, जिसमें एक ज्वाला प्रज्वलित रहती है, जो श्रद्धांजलि के रूप में, जो हमारे सैनिक शहीद सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि के रूप में प्रदर्शित की जाती है। उसके बाद वीरता चक्र आता है, जो सेंटर के बाद का जो एक सर्कल है वो वीरता चक्र के रूप में जाना जाता है। फिर वीरता चक्र के बाद का जो सर्कल आता है उसे त्याग चक्र के रूप में जाना जाता है। और इसके साथ ही जो सबसे बाहरी चक्र है, जो कि वृक्षों का एक चक्र है, वृक्ष लगाए गए हैं चारों तरफ, उसे रक्षक चक्र के रूप में जाना जाता है। और इस रक्षक चक्र के बाद एक स्थल है जो कि परम योद्धा स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसमें 21 परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों की मूर्तियां लगाई गई हैं। तो इस वॉर मेमोरियल की शुरुआत कब की गई थी? वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया था 25 फरवरी 2019 में, और PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। और यह स्मारक के द्वारा 1962 में चीन, इस युद्ध स्मारक में भारत चीन जो युद्ध हुआ था 1962 में, फिर 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, और श्रीलंका में भारतीय शांति बल तथा 1999 में हुए कारगिल युद्ध के सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है। इसमें 25,000 इस स्मारक में 25,942 सैनिकों के नाम ग्रेनाइट के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। ग्रेनाइट पर जो है 25,942 सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कौन करेगा? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च 2021 को वर्चुअल मोड में मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। और इस शिखर सम्मेलन में मंत्री स्तरीय भागीदारी को चिन्हित किया जाएगा, जिसमें रूस, अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान और आर्मेनिया के मंत्री जो है शामिल होंगे। ये जो मीटिंग है, ये जो सम्मेलन है, मैरीटाइम समिट है, ये वर्चुअली होगा। कोविड-19 महामारी के कारण इसे वर्चुअल ही किया जाएगा, किसी एक देश में इसको नहीं किया जाएगा, और ना ही मंत्री भारत आएंगे किसी दूसरे देश के, वर्चुअली किया जाएगा। और शिखर सम्मेलन में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों, शिपिंग और समुद्री कंपनियों, इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ बात की जाएगी। सहयोग के लिए एक ये मंच की मेज़बानी की जा रही है, एक मंच प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और इसके साथ वैश्विक समुद्री सेक्टर में भारत के अपने भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस समिट का आयोजन किया जा रहा है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे रिलेटेड कुछ जीके स्टैटिक्स। और इस वीडियो के अंत में जो पूछा जाता है, लास्ट में जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है कि कर्लापट्ट वन्यजीव अभयारण्य जो खबरों में बना रहा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल। तो इस प्रश्न का उत्तर सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि इस वीडियो से संबंधित PDF फाइल आपको उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।